Hello class, this is Nidhi and this is lecture number 6 of life process. लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था. एक बार क्विक रिकैप लेते हैं एंड देन रेस्पिरेशन पे मूव करते हैं. तो क्या पढ़ा था आपने? फर्स्ट स्टेप जो था हमारा वो था इंजेशन. इंजेशन में क्या था? फूड का इनटेक किया था, देन डाइजेशन शुरू हुई थी एंड आपको बताया था मैंने जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है. जो स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है वो सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है. कितना परसेंट ब्रेक डाउन होता है? 30% ब्रेक डाउन टू सिंपलर. उसके बाद स्टमक में आए थे. स्टमक में क्या डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन. ये माउथ में है. देन स्टमक में इसमें प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में. किसकी प्रेजेंस में? पेप्सिन एडल्ट्स में एंड रेनिन इन्फेंट्स में. देन हमने पढ़ा था कि बाइल जूस आता है एंड वो फैट का ब्रेक डाउन कर देता है. देन ब्रेक डाउन या जिसको हम कह सकते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइल जूस. जैसे फैट की इमल्सिफिकेशन हो गई है, अब एंजाइम एक्ट करते थे. किस किस के एंजाइम एक्ट करते थे? पैंक्रियास के एंड इंटेस्टाइन के. एंड जो फूड वो ब्रेक डाउन हो जाता था, किसमें ब्रेक डाउन होता था? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में एंड फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. देन कार्बोहाइड्रेट, फैट and protein break down to simpler form, that is carbohydrate ग्लूकोज में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में एंड प्रोटीन अमीनो एसिड में. रिस्पेक्टिव बाय एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूसेस. तो ये हमारा सेकंड स्टेप फिनिश हो गया था. इसके बाद थर्ड स्टेप आता था, दैट इज एब्जॉर्प्शन. और ये किससे होती थी? बाय हेल्प ऑफ विलेन, या हम कह सकते हैं फूड is absorbed by villi. इसके बाद आती थी एसिमिलेशन, मतलब सर्कुलेशन एंड फाइनली इजेशन. इजेशन कैसे होती थी? एनस के थ्रू. वेस्ट इज moved out through anus. ये जो पढ़ी है आपने, ये है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन. अब पेपर के अंदर वैसे तो मैकेनिज्म आपसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन अगर फिर भी पूछ ली जाए तो आप कैसे आंसर करोगे? आप फर्स्ट स्टेप लिखोगे इंजेक्शन, उसको डिफाइन करोगे,
देन डाइजेशन के स्टेप्स लिखोगे विद द एरोस कि पहले डाइजेशन माउथ में होती है जिसमें स्टार्च ब्रेक डाउन होता है, देन स्टमक में होती है, देन फैट का ब्रेक डाउन होता है, एंड देन फाइनली इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाटिक जूसेस की हेल्प से जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। देन वही सिंपलर फॉर्म एब्जॉर्ब की जाती है। यहाँ पे आप एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखोगे या फिर आप ये भी लिख सकते हो द फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द विलाई प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। देन एसिमिलेशन की जो सिंपलर फॉर्म एब्जॉर्ब हुई है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाती है। देन इजेशन, देन आप इजेशन का लिख सकते हो कि जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर इजेस्ट आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्स। क्लियर है? ये होगी हमारी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। वैसे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली ये पूछे जाते हैं कि हाउ इज फैट डाइजेस्टेड इन बॉडी, हाउ इज स्टार्च डाइजेस्टेड इन बॉडी, या फिर हाउ इज प्रोटीन डाइजेस्टेड इन बॉडी। अब उस केस में अगर मान लो आपसे प्रोटीन की डाइजेशन पूछी जाए तो आप क्या करोगे, आप हर वो पार्ट लिखोगे जहां प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है। कहां से होती है प्रोटीन की डाइजेशन शुरू? स्टमक से। तो आप यहाँ पे सब कुछ मेंशन करोगे कि स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो दो इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, जो एक्टिव होते हैं विद द हेल्प ऑफ HCl। देन ये दोनों एक्ट करते हैं प्रोटीन पे एंड उसको पेप्टाइड एंड पेप्टोन में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इनफैक्ट आपको ये भी मेंशन करना होता है एडल्ट्स में होता है एंड ये इन्फेंट्स में। उसके बाद प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ होती है? सीधा इंटेस्टाइन में होती है। आप लिखोगे कि इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन फर्दर डाइजेस्ट हो जाते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम की वजह से एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम की वजह से। पेनक्रियास का कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। एंड इंटेस्टाइन का कौन सा होता है? प्रोटियोलिटिक। ये दोनों एंजाइम एक्ट करते हैं एंड प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देते हैं किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर। क्लियर है? ऐसे ही आपसे स्टार्च भी पूछ सकता है। स्टार्च का आप लिखोगे कि माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ के अंदर 30% डाइजेशन होती है। देन स्टार्च की डाइजेशन डायरेक्ट कहाँ होती है? इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक में मैंने बताया था स्टार्च की डाइजेशन नहीं होती। ठीक है? फैट क्या आ गया? तो फैट का क्या लिखोगे? तो फैट का फर्स्ट स्टेप होता है कि जो फैट है सबसे पहले वो बाइल जूस की हेल्प से ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में, एंड देन इंटेस्टाइन में उनकी डाइजेशन होती है बाय द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। या फिर आपसे डायरेक्ट फैट या प्रोटीन ना पूछ के आपसे ये भी पुट कर सकता है कि हाउ इज चपाती डाइजेस्टेड इन योर बॉडी, या हाउ इज मिल्क डाइजेस्टेड इन योर बॉडी। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है? अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अब हम मूव करते हैं रेस्पिरेशन पे। अब तक आपने जब भी ये रेस्पिरेशन टर्म सुना है आपके माइंड में ये आया होगा कि जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं, उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है? जो हम एयर को इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं इसको तो हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। एंड जो हमने एयर इनहेल की है एंड उसमें से जो ऑक्सीजन बॉडी ने ली है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके फूड का ब्रेक डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन सिर्फ ये नहीं है कि सांस लेना या सांस छोड़ना। ठीक है? रेस्पिरेशन एक वाइड टर्म है जो ब्रीदिंग को अपने अंदर इंक्लूड करता है। आ गया समझ में कि ब्रीदिंग तो सिर्फ इतना है कि जो हमने एयर इनहेल की एंड हमने एक्सहेल की, सांस लिया ये सांस को छोड़ा, वो क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो हमने एयर इनहेल की उसका ब्लड के अंदर आ जाना एंड देन उसको यूटिलाइज करके फूड का ब्रेक डाउन होना एनर्जी लेने के लिए, वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकती हूँ मैं रेस्पिरेशन को? इट इज बायोकेमिकल breakdown of food in the cell in the presence of
certain enzyme to give energy. ठीक है, मतलब ये बायोकेमिकल ब्रेकडाउन है। बायोकेमिकल टर्म का मतलब क्या हुआ? अब देखो, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई चीज टूट रही है कोई नई चीज देने के लिए, तो केमिकल रिएक्शन तो हुआ, लेकिन हुआ कहाँ? ये लिविंग सिस्टम में, सेल के अंदर। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? बायोकेमिकल। कि बायोकेमिकल ब्रेकडाउन है। किसका ब्रेकडाउन है? फूड का। कहाँ पे हो रहा है वो ब्रेकडाउन? सेल के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में। क्यों हो रहा है ब्रेकडाउन? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। मतलब जो फूड है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, क्या देने के लिए? एनर्जी देने के लिए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन होती है, ये दो टाइप की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जब फूड का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस रेस्पिरेशन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड in presence of oxygen। anaerobic क्या होगी फिर? anaerobic होगी फूड का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फर्मेंटेशन। अब जो फूड हमने खाया है, जैसे मैंने बात की ग्लूकोज की, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? C क्या है? कार्बन। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है पाइरूवेट में। अभी जो पाइरूवेट है ये होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे रेस्पिरेशन एनारोबिक हो, ग्लूकोज पाइरूवेट में दोनों केसेस में ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, आ गया समझ में कि चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक है चाहे रेस्पिरेशन एनारोबिक है, जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, अब जो आगे का स्टेप है वो वेरी करता है, एरोबिक में अलग होता है और एनारोबिक में अलग होता है। अब देखते हैं क्या होता है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अगर रेस्पिरेशन एरोबिक हुई, ठीक है, यहां हम कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ये रेस्पिरेशन हो रही है। ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आपने क्लास 9th में पढ़ा था। एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, मतलब इसके अंदर एनर्जी बनती है। अब आप पढ़ोगे एनर्जी कैसे बनती है। इसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है एंड देन एनर्जी ऑब्टेन होती है। अब अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है, ये कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो ये पाइरूवेट मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है CO2 में, H2O में एंड एनर्जी में। अब जो ये एनर्जी ऑब्टेन होती है ये ATP की फॉर्म में होती है।
किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर ट्राई का मतलब है 3, इसके अंदर 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं एंड ये बनता है एडीपी से। एडीपी का मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ये एडीपी फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, क्या बना लेता है? एटीपी। जो एटीपी है ये वो एनर्जी की फॉर्म है जो आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है, ठीक है? आपकी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अब वो किस फॉर्म को यूज करती है? वो यूज करती है एटीपी को। अब जो एनर्जी ऑब्टेन होगी ये किस फॉर्म में ऑब्टेन होगी? एटीपी की फॉर्म में। एंड यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल एटीपी के जनरेट होते हैं। मतलब जब पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है तो वो CO2, H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ में 38 मॉलिक्यूल एनर्जी के लिबरेट करता है, मतलब रिलीज करता है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन हुआ मींस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये होता है ईस्ट के अंदर, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल को आप कॉमनली अल्कोहल भी कहते हो, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, साथ में बनता है CO2 प्लस एटीपी बनती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के, ठीक है? एरोबिक में तो बनते हैं 38 मॉलिक्यूल एटीपी के एंड एनारोबिक में कितने बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के। आगे समझ में? इसका मतलब एनारोबिक के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है? कम होती है। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। वो कैसे होती है? मान लो हम बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम एकदम से बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब बॉडी के अंदर सडनली ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। पहले तो बॉडी को इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है? क्योंकि हम कोई इतनी हैवी एक्सरसाइज कर नहीं रहे थे, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने एकदम से बहुत हैवी एक्सरसाइज करी तो जो ऑक्सीजन की डिमांड है बॉडी के अंदर वो बढ़ गई। अब एकदम से जो बॉडी की डिमांड बढ़ गई है उससे क्या होता है? जो हार्ट है वो इतनी फास्टली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, करता है लेकिन उतना फास्ट नहीं कर पाता कि बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा कर सके। अब बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं होगी तो जो सेल्स है उसके पास क्या हो जाएगी? लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। तो नेक्स्ट आता है लैक ऑफ O2, और ये होता है मसल्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है एक्सरसाइज मसल्स ही करती है, ठीक है? अब अगर लैक ऑफ O2 हो गया बॉडी के अंदर, जो कहाँ होगा? मसल्स के अंदर, तो उस केस में जो ये पाइरुवेट है ये टूट के CO2 और H2O नहीं देगा, इनफैक्ट ये देगा यहाँ पे लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है? कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं हुई, इनसफिशिएंट अमाउंट में है, तो यही पाइरुवेट क्या दे देता है? लैक्टिक एसिड दे देता है। अब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब हम एकदम से बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ हैवी वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है? आपकी जो लेग्स हैं या हैंड्स हैं, तो आपके जो लेग्स हैं या हैंड्स हैं वो पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत सीवियर पेन होता है आपकी मसल्स के अंदर। अब वो जो पेन होता है वो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है? देखो मैंने क्या बताया, अगर आप एकदम से हैवी वर्कआउट करोगे तो बॉडी आपकी ऑक्सीजन डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी। अगर ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं होगी तो पाइरुवेट क्या बना लेगा? लैक्टिक एसिड बना लेगा। अब जो ये लैक्टिक एसिड बना है
ये मसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा और इसके डिपोजिशन की वजह से क्रैम्प कोज होते हैं और उन्हीं क्रैम्प की वजह से आपकी मसल में सीवियर पेन होता है। ठीक है, आया सबको समझ में कि एकदम से हमें हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज स्टार्ट भी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एकदम से एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाएगा जिसकी वजह से क्रैम्प होंगे एंड आपकी मसल्स में सीवियर पेन होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, 3 मार्क्स कैरी करता है एंड क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। उस केस में आप क्या करोगे, ये फ्लो चार्ट भी बनाओगे एंड इसके बाद आप इसको लिखोगे भी, 1 लाइन में आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज CO2 H2O में ब्रेकडाउन होता है विद द रिलीज ऑफ 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, एनारोबिक में ये होता है एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है मैंने कहा था ये फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था कि हम अल्कोहल बिवरेजेस बनाने में, चीज बनाने में फर्मेंटेशन यूज होती है। अब यहाँ पे क्या बन रही है, अल्कोहल बन रही है। आपने देखा अभी क्या रिएक्शन हो रहा है कि जो पाइरुवेट है वो टूट रहा है क्या बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए। इथेनॉल मतलब अल्कोहल जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है, मतलब फ्रूट वाइन या बिवरेजेस बनाने में एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज होती है। क्लियर है इतना? अब मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है लैक ऑफ O2 में, जिससे क्या होते हैं बॉडी में क्रैम्प कोज होते हैं। अब अगर क्रैम्प हो जाए बॉडी के अंदर, उस केस में उन क्रैम्प से रिलीफ कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। ये जो लैक्टिक एसिड है ये डिपॉजिट हो जाता है इन मसल्स एंड causes क्रैम्प। अब इन क्रैम्प से रिलीफ कैसे ऑब्टेन हो सकता है। आपने देखा होगा कभी क्रैम्प हो जाए तो मम्मी बोलती हैं कि आप मसाज कर लो हॉट ऑयल की, ठीक है। अब वो हॉट ऑयल क्या करता है, अगर आप हॉट ऑयल से मसाज कर लेते हो आपके अफेक्टेड एरिया में, तो उससे वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है। अब ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ जाएगी तो ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ऑक्सीजन आएगी एंड जैसे ही ऑक्सीजन आएगी ये लैक्टिक एसिड टूट जाएगा CO2 एंड वाटर के अंदर। तो पहला क्या बताया, कैसे रिलीफ ऑब्टेन किया जा सकता है, बाय मसाजिंग विद हॉट ऑयल। एंड नेक्स्ट हॉट वाटर बाथ से, हॉट वाटर बाथ भी वही काम करता है, वो अगेन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है बॉडी के अंदर एंड अगेन ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिससे लैक्टिक एसिड अगेन ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 एंड वाटर में बाय हॉट वाटर बाथ। ठीक है, और ये कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं रिलीफ, एज they increase blood circulation and the lactic acid, हम कह सकते हैं increase supply of O2 due to which lactic acid break down to CO2 and water। क्लियर हुआ है आपको इतना? तो ये हो गई हमारी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अब यहीं से आप एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी डिफरेंस लिख सकते हो। तो पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है, फूड का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ O2
एंड इन द एब्सेंस ऑफ O2। नेक्स्ट डिफरेंस अगर आप लिखना चाहो तो आप एनर्जी के मॉलिक्यूल में डिफरेंस लिख सकते हो। एरोबिक में 38 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं एंड एनारोबिक में 2 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है प्रोडक्ट्स में। एरोबिक में CO2 वाटर बनता है, ठीक है, एंड एनारोबिक के अंदर इथेनॉल एंड CO2 बनती है। आ गया समझ में इतना? तो ये हो गए हमारे डिफरेंस एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं क्या डिफरेंस बताया मैंने आपको, एरोबिक एंड एनारोबिक। पहला डिफरेंस क्या बताया एरोबिक में, द ब्रेकडाउन in presence of O2 to give energy। एंड ये क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड in absence of O2 to give energy। Next, 38 molecules of ATP are formed। यहाँ पे आ जाएगा 2 molecules of ATP are formed। नेक्स्ट, ये किसके अंदर होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये कहाँ होती है, इट ऑकर्स इन ईस्ट। नेक्स्ट, CO2 water are formed एंड यहाँ पे क्या होता है, इथेनॉल एंड CO2 are formed। तो हमारे 4 डिफरेंस आ गए हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब मैंने आपको बताया कि फूड का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। अब जो सब्सटेंस ब्रेकडाउन होता है एनर्जी देने के लिए उसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बताया मैंने, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, द मॉलिक्यूल which get breakdown during respiration। ठीक है, सो हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। जैसे भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था तो ग्लूकोज क्या थी, एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन 2 स्टेजेस में होती है। पहला आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड दूसरा आता है इंटरनल रेस्पिरेशन।
अगर मैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये अगेन दो में डिवाइडेड हो जाती है, ब्रीथिंग दैट इज एक्सेल एंड इनहेल, एंड नेक्स्ट इज gaseous exchange, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दो आते हैं, मैंने बताया ब्रीथिंग मतलब जो हम गैसेस को या एयर को इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल कर रहे हैं वो क्या है, ब्रीथिंग। अब जो एयर हमने इनहेल की है वो ऑक्सीजन रिच है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है। अब क्या होगा, जैसे ही वो लंग्स में आएगी, लंग्स के अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप पढ़ोगे अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, इनको कहा जाता है एल्वेलाई। क्या कहा जाता है इनको, एल्वेलाई। अब इस एल्वेलाई के पास से ब्लड वेसल जाती है, क्या रन करती है, ब्लड वेसल। अब ये जो ब्लड वेसल आई है ये यहाँ पे क्या लेके आई है, CO2 रिच ब्लड लेके आई है। CO2 रिच ब्लड का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है लेकिन ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत लो होती है एंड CO2 की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो एयर हमने यहाँ पे इनहेल की है उसमें ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा, CO2 क्या है, कम। अब जो ब्लड आया इसके अंदर CO2 है ज्यादा एंड ऑक्सीजन है कम। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में आ जाती है एंड ब्लड वेसल से CO2 कहाँ आ जाती है, एल्वेलाई में आ जाती है। तो यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज है वो ये वाला है कि जो हमने एयर इनहेल की उसके बाद क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। मतलब जो ये एल्वेलाई की वॉल है और जो ब्लड वेसल है इनके बीच में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। O2 तो ब्लड वेसल में चली जाएगी एंड CO2 ब्लड वेसल से एल्वेलाई के अंदर आ जाएगी। बिटवीन एल्वियोलर वॉल मतलब एल्वेलाई की वॉल एंड ब्लड वेसल। अब थोड़ा ध्यान से फोकस करके सुनना, हमने एयर इनहेल की, ये ब्रीदिंग का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या हो गया, गैसेस एक्सचेंज हो गया। अब O2 तो ब्लड वेसल में चली गई, CO2 यहाँ आ गई है। अब जो एयर लंग्स के अंदर है वो कैसी हो गई है, CO2 रिच हो गई है। अब वो एयर कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक है, मतलब एक्सहेल करना, बाहर छोड़ना। तो ये हो गया हमारा ब्रीथिंग की, हमने एयर ली जो ऑक्सीजन रिच थी एंड देन हमने एयर छोड़ दी जो कैसी थी, CO2 रिच थी। अब जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, गैसेस एक्सचेंज के बाद अब वो कैसा हो गया है, ऑक्सीजन रिच हो गया है। अब वो ब्लड कहाँ जाएगा, सेल्स के पास जाएगा। अब होगा गैसेस एक्सचेंज, कहाँ होगा, सेल के अंदर। अब वो आ जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन में। ठीक है, कि अब आएगी हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन जिसमें गैसेस एक्सचेंज होगा बिटवीन सेल एंड ब्लड वेसल एंड देन क्या होगा, जो ऑक्सीजन सेल ने उठाई है उसी ऑक्सीजन को यूज करेगा सेल एंड फूड का ब्रेक डाउन कर देगा, जो किसके अंदर आ जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर आ जाता है। क्लियर है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड वेसल एंड सेल and then breakdown of food। तो बेसिकली मैंने बताया था कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के अंदर इंक्लूड होता है। अगर समझ में कि रेस्पिरेशन दो स्टेजेस में डिवाइडेड होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में हमारा ब्रीथिंग आ जाता है जो हम एयर इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं, एंड जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में एंड ब्लड वेसल के बीच में, एंड देन जो ऑक्सीजन वहां पे ब्लड के अंदर आई है वो सेल्स के पास जाएगी एंड देन गैसेस एक्सचेंज होगा सेल एंड ब्लड वेसल के बीच में, जो किसके अंदर आ जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर आ जाता है एंड देन फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये हमारे स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन हो गए। अब मूव करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।
कि प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। अब आप लोगों में से कुछ को लग रहा होगा प्लांट तो रेस्पिरेशन करते ही नहीं है, प्लांट तो फूड का ब्रेक डाउन ही नहीं करते, प्लांट तो अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब देखो, दिन के टाइम पे प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकता है, लेकिन रात के टाइम पे जब सनलाइट नहीं होती है उस टाइम पे क्या होता है, जो प्लांट ने फूड बनाया था, अब प्लांट को भी तो रात को एक्टिविटी शो करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। अब सनलाइट तो है नहीं तो खाना तो बन नहीं रहा। अब उस केस में प्लांट क्या करेगा, ह्यूमंस या एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी फूड का ब्रेकडाउन करेंगे। एंड अभी पढ़ा था आपने, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। इसका मतलब रात के टाइम पे प्लांट ऑक्सीजन को ना रिलीज करके क्या रिलीज करते हैं, CO2। तो दिन के टाइम पे तो प्लांट CO2 को लेता है, सनलाइट को यूज करता है, फूड की फॉर्मेशन कर लेता है अलोंग विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब दिन के टाइम पे तो प्लांट CO2 उठाएगा एंड ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, लेकिन जैसे सनलाइट चली जाएगी या रात का टाइम होगा, अब प्लांट अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फूड का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है। अब फूड का ब्रेकडाउन कैसे करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो रात के टाइम पे प्लांट ऑक्सीजन को लेता है एंड CO2 को रिलीज करता है। तो डे में क्या होगा, CO2 एब्जॉर्ब होगी एंड O2 रिलीज होगी। एंड नाइट में O2 एब्जॉर्ब होगी एंड CO2 रिलीज होगी। अब ये जो गैसेस एक्सचेंज है ये हो कैसे रहा है प्लांट के अंदर। अब एक स्ट्रक्चर को तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, स्टोमेटा, ठीक है, कि स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। तो वो था लीव्स, कि लीव्स के अंदर तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लीव्स में तो स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। अब रूट्स कैसे करते हैं, रूट्स भी रेस्पायर करते हैं। अब रूट्स क्या करते हैं, जो आसपास का सोइल होता है उस सोइल के अंदर एयर ट्रैप्ड होती है, उसी ट्रैप्ड एयर से रूट्स क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को उठा लेते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। एक्सचेंज गैसेस फ्रॉम सोइल बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब स्टेम कैसे करती है, जो स्टेम तो हार्ड होती है, देखा है, जो वुड स्टेम होती है, अब उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है लेंटिकल्स, ठीक है। अब स्टेम क्या करती है, लेंटिकल्स के थ्रू ही क्या करती है, अपना गैसेस एक्सचेंज करती है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है आज की पढ़ाए हुए टॉपिक में तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।